नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section number 2021 of the Hindu Marriage Act. Now come to 20 contents and verification of petitions. तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहां से आएगा? विच सेक्शन डील्स विद द कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशंस ऑफ पेटिशंस। जो पेटिशंस आप फाइल करते हैं उनके कंटेंट्स क्या होंगे, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, इस बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 20 बात करता है। पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए, आगे बढ़िए। एवरी पेटिशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट, यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल नाउ। कोई सी भी पेटिशन हो, कौन कौन सी पेटिशन हो सकती हैं? सेक्शन 9 से स्टार्ट होती है, 9, 10, 11, 12, 13 हो गई, और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं 24, 25 भी ऐड कर सकते हैं इसमें मेंटेनेंस के लिए, है ना। एवरी पेटिशन शैल स्टेट फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स नरेट करेंगे, ठीक है, ऑन विच द क्लेम टू रिलीफ इज फाउंडेड। वो सारे तथ्य बताएंगे, वो सारे फैक्ट्स नरेट करेंगे जिस पर कि आपका रिलीफ डिपेंड करता हो। और कैसे बताएंगे? एज डिस्टिंक्टली एज द नेचर ऑफ द केस परमिट्स, जैसा आपका केस है उसके अनुसार देखते हुए, एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, आप अपने फैक्ट्स को ऐसे नरेट करेंगे, इस तरीके से कंटेंट में लेकर आएंगे कि ये समझ में आए कि हाँ इसी के बेस पर ये रिलीफ मांगा गया है। जैसे अब सेक्शन 9 में है तो वहां पर आप बताएंगे कि द रेस्पोंडेंट हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ दिस विदाउट एनी जस्टिफाइड एक्सक्यूज, है ना। तो उन फैक्ट्स को आप नरेट करेंगे। क्रुएल्टी ग्राउंड पर डिवोर्स मांग रहे हैं तो क्रुएल्टी वाले फैक्ट्स को आप नरेट करेंगे। डेजर्शन के ग्राउंड पे आप डिवोर्स सीख कर रहे हैं तो डेजर्शन किस तरीके से हुआ है वो आप समझाएंगे फैक्ट्स में। तो प्रीलिम से क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बात समझना है इसको यहाँ से बस आपको। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। दूसरा को क्या मेंशन करना पड़ेगा? यू विल हैव टू शैल ऑल्सो स्टेट, आपको क्या लिखना पड़ेगा? दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द पेटिशनर एंड द अदर पार्टी टू द मैरिज, कि जो पेटिशनर है, जो पेटिशन फाइल कर रहा है और जो अपोजिट पार्टी है, इनके बीच में कोई भी साठगांठ नहीं है। देयर इज नो कोल्यूजन। इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इन द पेटिशन ऑफ सेक्शन 11। सेक्शन 11 की पेटिशन को छोड़ दें अगर, तो यू विल हैव टू स्टेट डिस्टिंक्टली, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। बस यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे कि ये एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि मेरे और अपोजिट पार्टी के बीच में देयर इज नो कोल्यूजन, हमारे बीच में कोई साठगांठ नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कब ऐसा करना जरूरी नहीं होगा? सेक्शन 11 में जरूरी नहीं होगा, एक्सेप्ट इन ए पेटिशन अंडर सेक्शन 11। बस इतना याद कर लीजिएगा कि सेक्शन 11 में लाइन लिखना जरूरी नहीं है, अदरवाइज लिखना जरूरी है बस। नेक्स्ट, The statements contained in every petition under this act shall be verified. नंबर 1, वेरीफाइड होने चाहिए। किसके द्वारा वेरीफाइड होंगे? या तो पेटिशनर खुद करेगा और बाय सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए, ठीक। जो पेटिशन फाइल कर रहे हैं उनको वेरीफाई कौन करेगा? पेटिशनर हिमसेल्फ शैल वेरीफाई और सम अदर कॉम्पिटेंट पर्सन। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपके कि हु विल वेरीफाई, who will verify this petition, either the petitioner or the some other person who is competent in that regard। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से पूछेगा। और दूसरा और पूछेंगे क्वेश्चन की किस तरीके से वेरिफिकेशन होगा? इन दी मैनर, कौन से मैनर में होगा? रिक्वायर्ड बाय लॉ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेन्स। पी फॉर प्लेन्स, यहां से ध्यान करना, जिस प्रकार से प्लेन्स का वेरिफिकेशन होता है उसी प्रकार से इन पेटिशन का वेरिफिकेशन होगा। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि दी पेटिशन शैल बी वेरीफाइड लाइक ऑप्शन ए, लाइक प्लेन्ट्स और द WS और दिस। डोंट फॉरगेट दे हैव यूज्ड द वर्ड प्लेन्ट्स एज द केस ऑफ प्लेंट। जैसे प्लेंट को करते हैं उसी तरीके से इसका वेरिफिकेशन होगा। कम ऑन, कर लेंगे आप लोग, छोटी सी बातें हैं इसमें। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स कंटेन्ड इन एवरी पेटिशन। कौन से स्टेटमेंट्स? द स्टेटमेंट्स which statements which are contained in every petition under this act, जिनके बारे में बात करते हैं पीछे ना, ये इसीलिए देखिए ये जिनका वेरिफिकेशन होगा उन्हीं स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। इनके बारे में एट द हियरिंग बी रेफर्ड टू
एज एविडेंस, इन्हीं स्टेटमेंट्स को एविडेंस के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। तो एविडेंस के लिए जनरली क्या होता है कि जो फैक्ट्स आप नरेट करते हैं इसमें पेटिशंस में, वो अपने आप में एविडेंस तो होते नहीं है ना, वो अपने आप में एविडेंस नहीं होते, उनके लिए आपको एविडेंस लाना पड़ता है प्रूफ के लिए। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो आपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन है कोर्ट का, उनको एज एविडेंस के रूप में भी रेफर किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी बात है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, निम्नलिखित इनमें से क्या करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना कि वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, प्लेंट की तरह करेंगे, करेक्ट है क्या उनको एज एविडेंस रेफर किया जा सकता है स्टेटमेंट्स को? यस, उनको एज एविडेंस रेफर किया जा सकता है। इतनी बात याद कर लीजिए, जय श्री राम कीजिए बस। नाउ कम टू सेक्शन 21, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट 5 ऑफ 1908, इट इज व्हाट? सीपीसी, एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी की बात कर रहे हैं। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, विच सेक्शन डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी इन केस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? इट इज सेक्शन 21, हेडिंग से क्वेश्चन बनेगा, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग इसमें क्या है। देखिए ये रहा, subject to the provisions contained in this act and to such rules as the High Court may make in this behalf, all proceedings under this act shall be regulated by the CPC 1908। तो P for prelims लिख लीजिए कि जो हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, हिंदू मैरिज एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन वो किस तरीके से चलेंगी? एज पर सीपीसी चलती हैं। यहीं से क्वेश्चन आएगा, सीपीसी चलेंगी, लेकिन किसके अधीन रहते हुए चलेंगी? यहां समझ लीजिए दूसरी बात, subject to the provisions of this act and to the rules of high court, हाई कोर्ट रूल्स और एचएमए के प्रोविजन के अधीन रहते हुए। सीपीसी सेक्शन 16 से 21 मान लीजिए सारे ना, 21 कर लीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो सेक्शन है सारे वो डील करते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास 19 आ गया एचएमए, ठीक है। तो एचएमए की जो पेटिशंस हैं फिर वो सीपी से ड्राइव नहीं होंगी, वो ड्राइव होंगी सेक्शन 19 से। सीपीसी शैल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो इफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक प्रोविजन देन दैट प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, नोट द प्रोविजंस ऑफ द सीपीसी। बात समझ में आई? एंड इफ द हाई कोर्ट हैज मेड रूल इन दैट रिगार्ड, अगर हाई कोर्ट ने भी कोई रूल अप्लाई कर दिया है तो इवन देन हाई कोर्ट रूल्स विल प्रिवेल ओवर द सीपीसी। तो सीपीसी का नंबर तीसरा आएगा। वी विल सी वेदर देयर इज एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द एक्ट, वेल एंड गुड। इफ देयर इज ए रूल ऑफ हाई कोर्ट इन दैट रिगार्ड देन वी विल अप्लाई दैट, and other if it is not so then we will apply CPC in that case. This is what, don't forget the significance of these words, subject to the provisions, subject to what, इनके अधीन रहते हुए, इस एक्ट के प्रावधान के अधीन रहते हुए, हाई कोर्ट रूल्स के प्रावधान के रहते हुए, और फिर सीपीसी से रेगुलेट करें, shall be regulated by the CPC। P for prelims। देखो क्या, कोई भी पेटिशन आती है हिंदू मैरिज एक्ट में, वो क्या कहेंगे? मुझे डिवोर्स दो, मुझे जुडिशियल सेपरेशन दो, मुझे कंजुगल राइट्स मिलने चाहिए, है ना, मुझे मेंटेनेंस दो, मुझे एलिमनी दो, मुझे पेंडेंटिलिटी मेंटेनेंस दो, ये सारी बातें आएंगी। तो उसमें क्या होगा, जब पेटिशन आएगी उसके बाद में सम्मन्स इशू होंगे, है ना। तो सम्मन्स कैसे इशू होने चाहिए? एज पर सीपीसी होने चाहिए। सम्मन्स की सर्विस कैसे इशू होनी चाहिए? तो वो एज पर सीपीसी होनी चाहिए। फिर उसका वो रिप्लाई फाइल करेंगे जिसको आप डब्ल्यूएस बोल सकते हैं, वो कैसे होगा? एज पर सीपीसी होना चाहिए, सही है। तो वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर सीपीसी चलेंगे। ये बात हुई इन जनरल बात, ठीक है। ये पढ़िए, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड एज फॉर एज मे बी बाय द सीपीसी। जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं इसमें वो सारी रेगुलेशन कैसे करेगी? एज पर सीपीसी रेगुलेट होगी। लेकिन क्या है, ये जो जनरल नियम है ये किसके नियम है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसको पढ़िए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए। ये कैसे हुआ? अब जहां सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ कि सीपीसी को अप्लाई करेंगे आप,
सीपीसी ने कहा कि भाई जैसे सीपीसी आपको ये भी बताती कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ पर होगा, 16, 17, 18, 19, 20 बेसिकली यही बात करते हैं, है कि नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सीपीसी के प्रोविजंस भी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट की बात कर रहे हैं, सेक्शन 19 भी उसकी बात कर रहा है। सेक्शन 19 भी है हमारे पास जुरिडिक्शन के लिए, अगर पॉइंट केवल जुरिडिक्शन का है। क्वेश्चन ये है वेयर पेटिशन शुड बी फाइल्ड, पेटिशन कहां फाइल करें, सेक्शन 19 HMA यही बात करता है, और अगर आप चाहें तो सीपीसी में भी प्रोविजंस दिए हुए हैं यहां पर इस तरीके के, है ना, सही है। तो अब ऐसे केसेस में जहां पर सीपीसी भी डील करती हो प्रोविजंस को और हिंदू मैरिज एक्ट भी डील करता है उस पॉइंट को, देन यू विल गो विद द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोविजंस। सेक्शन 19 के हिसाब से जहां पर जहां पर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, लास्ट रिजाइडेड रेस्पोंडेंट रिजाइडिंग एट प्रेजेंट यहां पर होंगे, ठीक है, या फिर इन सम केसेस वेयर पेटिशनर इज रिजाइडिंग एट प्रेजेंट वहां पर हो जाएंगे वो, तो वहां पर सेक्शन 19 के हिसाब से ड्राइव होगा नोट बाय द सीपीसी। तो ये हुआ सब्जेक्ट टू दी सीपीसी शैल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। सिमिलरली इफ देयर आर हाई कोर्ट रूल्स कोई भी रूल हो जाओ, तो देन द प्रोसीडिंग शैल बी रेगुलेटेड हाई कोर्ट रूल्स, नोट दी सीपीसी। सीपीसी का नंबर कब आएगा, जब हिंदू मैरिज एक्ट में भी नहीं दिया हुआ उसके बारे में, हाई कोर्ट रूल्स में भी नहीं दिया हुआ है, देन इन जनरल यू विल अप्लाई द सीपीसी इन दैट केस। बोलो है ना, अब समझ में आया आपको। ये हुआ 21 हो गया आपका। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि उसूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.